हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 2018 के पेपर को। और यहाँ से 2018 से जो पेपर है उसमें तृतीय प्रश्न पत्र हटा दिया गया था। केवल 2 ही एग्ज़ाम होने शुरू हुए थे। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पी सीरीज़ का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है। अगर आपके पास पी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है तो जस्ट ऐसा ही मैच हो जाएगा। और अगर दूसरी सीरीज़ का है तो क्वेश्चन वही होंगे लेकिन थोड़ा सा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये जुलाई 2018 में हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसकी व्याख्या के लिए बोल रहे हैं तो इसको मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। व्याख्या में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो व्याख्या में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी इस सीरीज़ को फिनिश करने के बाद, तब उसमें आपको डिटेल मिलेगी। अभी तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी पेपर के हैं 10 साल के, वो सारे के सारे सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें कंप्लीट कर रहे हैं 10 साल की जो सीरीज़ है उसे। और व्याख्या आगे जब नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें इसकी व्याख्या डिटेल में आपको मिलेगी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन समुच्च शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे कूट दिए गए हैं और आपको अपने उत्तर इसमें से चुनने हैं। तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ए, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित हैं। फिर सी हो जाएगा, समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। फिर इसके बाद एफ आ जाएगा, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाएगा ए और सी और एफ। तो थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम कर्ता की निम्न में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावत्मकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? तो जो अत्यंत रूप से संबंधित है वो हो जाएगा अधिगम कर्ता का पूर्व अनुभव। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपस में मैच करने का क्वेश्चन है। तो शिक्षण विधि दी गई है और दूसरी तरफ सफलता प्रभावोत्पकता की मूल आवश्यकताएं दी गई हैं। तो व्याख्या देना हो जाएगा थर्ड नंबर से। स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। समूहों में चर्चा हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी। फिर विचारावेश प्रक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। अभिक्रमिक अनुदेशन की पद्धति। तो ये हो जाएगा नंबर 1 से, प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। तो इसमें हम अपना ऑप्शन मैच कर लेते हैं। इसमें ए का हमने थर्ड लगाया है, ए का थर्ड यानी ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रिया में से उनकी पहचान कीजिए जिनको निर्णयात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे दिया गया है और इसमें से हमें अपने उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले हो जाएगा बी, शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। फिर उसके बाद हम लेंगे ऑप्शन डी को, शिक्षक कक्षा में ही छात्रों को संदेहों को स्पष्ट करता है। जो संदेह होता है उसे शिक्षक स्पष्ट करता है। और इसके बाद हम लेंगे एफ को, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र में माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा देख लेते हैं, बी लेंगे, डी लेंगे, एफ।
ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। अभिकथन दे रहा है समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। ये बात सही है, इसे हम करेक्ट कर ले रहते हैं। फिर तर्क दे रहा है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। ऐसा नहीं होता है कि सभी कुछ अधिगम से ही प्राप्त होता है। तो इसमें हमारा आंसर जो बन रहा है वो बन जाएगा ए सही है और आर गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे शोध के प्रकार दिए गए हैं, उसकी विशेषता दी गई है और उन्हें आपस में हमें मैचिंग करना है। तो चलिए इसे मैचिंग करते हैं। सबसे पहले है मौलिक शोध। मौलिक शोध हो जाएगा सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभावोत्पादक व्याख्या का विकास करना। व्यवहत शोध हम कर देंगे। नंबर 4 से विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत का प्रयोज्यता की खोजबीन करना। क्रियात्मक शोध को हम करेंगे। नंबर 3 से हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना। मूल्यांकन परक शोध, इसे हम करेंगे मूल्यांकन परक शोध को नंबर 1 से। हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाना। तो यहाँ हम मैच कर लेते हैं। ए का हमने सेकंड लगाया है, 2 जगह सेकंड दिख रहा है। फिर बी का 4, यानी ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है? तो चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है, तो ये इंगित करता है नंबर 4 हो जाएगा। सबसे पहले नियोजन, क्रियान्वित, फिर प्रक्षेपण करता है, गहन चिंतन करता है। फिर से देख लेते हैं, नियोजन, क्रियान्वित, प्रक्षेपण, गहन चिंतन करना। क्वेश्चन नंबर 8, शोध पदों का निम्न में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है, मतलब समीप है? तो जो समीप है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, उसके बाद और उसकी परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है? तो शोध नैतिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं नेट के एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्ट से, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस क्रियाकलाप में सृजनशीलता और समीक्षात्मक चिंतन के संप्रेषण की अधिक क्षमता है? तो किसमें अधिक क्षमता है? तो शोध सम्मेलन में भागीदारी, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक गद्यांश पर आधारित क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि भारत को अपनी आंतरिक शक्तियाँ विकसित करनी है तो उसको 3 गतिशील आयामों जनता, सर्वांगीण अर्थव्यवस्था, सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं एक चौथे आयाम समय पर भी ध्यान रखती है, जो व्यवसाय, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी की आधुनिक गतिशीलता से निःसृत है और जो निरंतर बदलते लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। हमारा यह मानना है कि चौथे आयाम के संदर्भ में जनता की आकांक्षाओं में निरंतर हो रहे परिवर्तन, वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था तथा सामरिक महत्व वाले हित के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिक शक्तियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मानव इतिहास के मूल में प्रौद्योगिकी विकास समाया रहता है और इसका उपयोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में प्रौद्योगिकी शक्तियाँ अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने तथा मानव कौशल को अद्यतन बनाए रखने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोग के बिना हम आने वाले समय में अपने लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। देश की सामरिक शक्तियों के साथ प्रत्यक्ष संलग्नताएं
विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद से अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है। कई मूल अनुक्षेत्रों में स्वयं भारत की शक्ति उसको भू राजनीति संदर्भ में यथोचित शक्ति की स्थिति में रखती है। एक विकसित देश बनाने की आकांक्षी किसी भी देश के लिए विभिन्न सामरिक प्रौद्योगिकी में शक्ति संपन्न होना और स्वयं की सृजनात्मक शक्तियों के माध्यम से उन्हें निरंतर अद्यतन करते रहने की सामर्थ्य भी आवश्यक है। जन अभिमुखी कार्यों के लिए भी, चाहे विशाल स्तर पर उत्पादनशील रोजगारों का सृजन हो या जनता की पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो या फिर जीवन यापन की बेहतर स्थिति हो, दोनों दृष्टियों से प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण आगत है। प्रौद्योगिकी की अपेक्षाकृत अधिक बल की अनुपस्थिति से निम्न स्तरीय उत्पादक और मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। निम्न स्तरीय उत्पादक या निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन से जुड़े क्रियाकलाप अंततः अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। हमारी जनता को एक नए जीवन तक पहुंचाना और वह जीवन प्रदान करना जिसके लिए वह हकदार है, इस बारे में प्रौद्योगिकी आवश्यकीकरण महत्वपूर्ण है। व्यापार और जीडीपी में वृद्धि की दृष्टि से एक बड़ी आर्थिक शक्ति होने का आकांक्षी भारत विदेशों में डिज़ाइन की गई और निर्मित टर्की परियोजना की शक्ति या केवल संयंत्र मशीनी उपकरण तकनीक ज्ञान के बल पर सफल नहीं हो सकता। अल्पकालिक यथार्थों पर ध्यान देते हुए हमारे उद्योग में मध्यम और दीर्घकालीन रणनीति द्वारा प्रौद्योगिकी शक्तियों को विकसित करना विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है? तो चौथे आयाम को जो इंगित करता है वो हो जाएगा जन आकांक्षाएं, इसके बाद वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था और सामरिक हित। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, सी, देख लेते हैं ए, सी और डी, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, प्रौद्योगिकी की व्यापक अनुप्रयोग। प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होगा? तो किसका मार्ग प्रशस्त होगा इससे? तो इसमें हो जाएगा मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, इसके बाद निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन, और उसके बाद हम लेंगे 13 में ये डी, अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो बन रहा है वो हो जाएगा बी, सी, डी, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम होगा, तो इसका लाभ का जो परिणाम होगा हमारे लोगों को गरिमामय जीवन तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 15, विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है, तो आवश्यक है संकेंद्रित प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षागत संप्रेक्षण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? तो ये आधार है चयनात्मक ध्यान का, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन दिया गया है। अभिकथन है शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेश के बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं। और तर्क दे रहा है संप्रेक्षण पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ
छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। तो इसमें ए गलत होगा और आर हमारा सही हो रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बच जाएगा ए गलत और आर सही। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन दिया गया है। अभिकथन कहता है कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। करेक्ट है। और कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का आवश्यक है। संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रही है, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले दे रहा है अब कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। एक स्वाभाविक क्षमता है, ये गलत होगा। फिर कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन जो बन जाएगा ए गलत हो रहा है और आर सही। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन आ गया है। अभिकथन कहता है कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया है। सही है। और कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं कर सकता कि छात्रों की अनुक्रियाएं स्वदेश्य होती हैं, ये गलत दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन समुच्चय सही है। तो जो समुच्चय सही हो रहा है वो देख लेते हैं। ए अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं, ये सही है। फिर संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है, ये भी सही होगा। फिर सी कहता है संप्रेषण एक सार्वभौमिक संसाधन नहीं है, ये भी सही है। और डी कहता है संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता है, ये गलत दिया हुआ है। फिर ई कहता है अधिक संप्रेषण का अर्थ छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम है, ये भी गलत है। एफ कहता है कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी सही है। इसको सही कर लेंगे। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन, देख लेते हैं इसमें ए ऑप्शन इसमें जो बनेगा 1 ए लिया है हमने, बी लिया है, फिर सी लिया है और एफ लिया है। यहाँ कुछ मिस्टेक है फ्रेंड्स, तो इसको आप समझ के इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ मिस्टेक दिख रहा है तो इसको हम यही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर श्रृंखला दी गई है 1, 5, 15, 29 और अगली संख्या हमें बतानी है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 47। श्रृंखला दी गई है ABCD वाली, ABD, फिर DGK, फिर HMSMTBSBL। तो अगली जो संख्या हमारी बनेगी, जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा ZKW। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कूट दिया गया है, एक कूट दिया गया है और उसी का सेम ये बनाया गया है। तो इसका हमें कूट बनाना है। तो इसका जो सही आंसर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, LQOOFZH। एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा कि इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यह महिला राकेश की क्या लगती है। तो जो इसमें उत्तर निकल के आएगा वो आएगा बहन का। ऑप्शन 3 होगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाता है तो उसका अनुपात 1:2 हो जाता है। ये संख्याएं कौन सी हैं।
तो जो संख्या होगी इसमें वो हो जाएगी 32 और 80। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्रज्ञा की श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार कॉनकेव दर्पण उस पर पड़ने वाले सभी किरणों को एक बिंदु पर संग्रहित करता है। तो सादृश्यता आधारित है। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। अक्सर करके दो वस्तुओं की तुलना करके पूछता है नेट में, तो उसमें तुलना जब की जाती है एक जैसे की, तो उसमें सदृश्यात्मक या सादृश्यता आधारित इस तरह का ही आंसर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ पे आधार वाक्य दिए गए हैं और निष्कर्ष दिए गए हैं। आधार वाक्य के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालने हैं। तो आधार वाक्य में है अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट हैं। बी कहता है अधिकांश गायक नर्तक हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा, सीधे मैं आपको आंसर बताऊंगी, बी और सी होगा। अधिकांश नर्तक गायक हैं और अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति नर्तक हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सी यानी ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा आज्ञानात्मक तर्क में पूर्व कल्पित नहीं है? पूर्व कल्पित नहीं है, तो पूर्व कल्पित जो नहीं है वो हो जाएगा प्रकृति की समरूपता। ये पूर्व कल्पित नहीं होता है। पालतू पशु कम खुरखार होते हैं। यदि इस प्रतिज्ञप्ति को असत्य माना जाए तो निम्न में से किस आधार वाक्य या आधार वाक्यों को निश्चित रूप से सत्य मानने का दावा किया जा सकता है? सही कूट से चयन करिए। तो यहाँ पे आधार वाक्य दिए गए हैं। आधार वाक्य के आधार पर इसमें सही प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले है सभी पालतू पशु खूंखार होते हैं, ये हो जाएगा। फिर अधिकांश पालतू पशु खूंखार होते हैं, तो उसमें हमारा जो आंसर बनेगा ए और बी, ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन वेन चित्र विधि के संदर्भ में सही नहीं है? तो जो सही नहीं है, इनकरेक्ट हो रहा है, केवल उसी को चूज करना है। नंबर 1 है यह तर्कों की वैधता के परीक्षण की एक विधि है, सही बात है। नंबर 2 है यह एक चित्र में न्याय वाक्य दोनों आधार वाक्यों को प्रदर्शित करता है, ये भी बात सही है। इसके बाद इसमें निरपेक्ष न्याय वाक्य के मानक रूप के दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त दो वृत्तों की आवश्यकता होती है, यहाँ पे ये गलत है। तो ऑप्शन 3 हमारा होगा। इसका वर्गों के अलावा आधार वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे तालिका दिया गया है और तालिका के आधार पर हमें नीचे उत्तर देने हैं। तो इसमें 31 से लेके 35 तक यानी 5 प्रश्न इस पर आधारित हैं। यहाँ पे दिया हुआ है चावल का वर्षवार उत्पादन, निर्यात और प्रति व्यक्ति उपभोक्ता। वर्ष यहाँ पे दिए गए हैं 12 से 16 तक के, उत्पादन दिए गए हैं, निर्यात दिया गया है और प्रति व्यक्ति उपभोग की बात यहाँ पे दी गई। तो इसे आप स्क्रीन को पॉज करके राइट कर सकते हैं और आगे हम उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उपभोग में सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि हुई? तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 2014 में। वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या मिलियंस में कितनी थी? मिलियंस में पूछ रहा है, मिलियंस में कितनी थी? तो ये थी 2.79। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था? निर्यात और उपभोग सबसे ज़्यादा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 2012 में। फिर देश की जनसंख्या किस वर्ष में सर्वाधिक थी? तो जनसंख्या जो सर्वाधिक थी वो थी 2016 में। और वर्ष 2012 से 16 की अवधि में चावल का औसत उपभोग कितना है? तो कितना है? तो ये हो जाएगा 100.1। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 ICT शब्द पद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही हो रहा है वो होगा ऑप्शन
इसमें ओनली क्यू। ICT के अंतर्गत वे परिणाम प्राविधिक सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत श्रव्य, दृश्य, दूरभाष और कंप्यूटर संगणक नेटवर्क एक समान केबल प्रणाली द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु है तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसको बनाने के लिए निम्न में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है? तो जो प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है वो हो जाएगा सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का। फिर निम्नलिखित ईमेल में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पते को जान पाएगा? तो स्वामी कौन से पते के ईमेल को जान पाएगा? तो ये जान पाएगा rama@test.com, raj@test.com और ravi@test.com। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों में से सही क्रम रखिए जिसमें पहले लघुतम यानी सबसे छोटी इकाई हमें पहले रखनी है, बाद में दीर्घ यानी कि बड़ी इकाई रखनी है। तो चलिए क्रम बैठाते हैं। सबसे पहले हो जाएगा बिट, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आ जाता है बाइट, नंबर 3 पे किलो बाइट, नंबर 4 पे आ जाएगा मेगा बाइट, नंबर 5 पे हम रखेंगे गीगा बाइट और सबसे लास्ट में टेराबाइट 6 नंबर पे। तो इस तरह से आप क्रम बैठा लीजिए। फिर से एक बार देख लेते हैं, बिट, फिर आएगा बाइट, फिर आएगा किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, इसके बाद गीगा बाइट और सबसे लास्ट में टेराबाइट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने F रखा है, सबसे पहले F, उसके बाद हमने रखा है B और इसके बाद A, फिर हमने रखा है A के बाद C यानी C। यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो जो सही है उसी का हमें चुनाव करना है। P कहता है रीड ओनली मेमोरी यानी रोम वॉलेटाइल मेमोरी है, और Q कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, Q सही है। और R कहता है सेकेंडरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो केवल जो Q वाला है वही सही होगा, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, ताप विद्युत संयंत्र में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसके उपयोग में किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में किया जाता है। इसके बाद बंजर भूमि के विकास में किया जाता है, बांध और जल धारण संरचना में किया जाता है, ईंट उद्योग में किया जाता है, यानी सभी में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी के सभी आ जाएंगे। प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? तो किसका प्रारंभ और अंत दोनों नहीं होता है? तो सूखे का। और फिर से अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन आ गया है। अभिकथन कहता है अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है, सही बात है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। फिर अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषण का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा AR, दोनों सही है। AR जो है दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोत के सही क्रम की पहचान कीजिए। ताप विद्युत संयंत्र यहाँ पे दिया गया है और जो इसमें हमारा क्रम सबसे उपयुक्त बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 TPP, मतलब ताप विद्युत संयंत्र सबसे पहले। फिर इसके बाद RE का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा,
इसके बाद हम रखेंगे LHP मतलब विशाल जल विद्युत परियोजना, NE मतलब परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत की नदियों में निम्न में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो असंशोधित वाहित मल को। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। और ये रिपीट क्वेश्चन है, ये अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ तो आप देखेंगे ये काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं ओल्ड पेपर के तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है प्रैक्टिस पेपर 1 के नाम से, और सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। सभी ओल्ड पेपर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? तो किन देशों के बाद आती है? तो इसमें हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, मतलब 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्न में से किसमें PhD कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? तो यह है ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, IIT और IISc। क्वेश्चन नंबर 48, विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है। तो जो चयन करती है केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष का, ये छोड़ देंगे तो हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 49, जेंडर बजटिंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी जो करेक्ट है केवल उसी को चूज करना है। तो यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान दिया जाता है, गलत है। और इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, सही है। फिर यह एक लेखाविधि कार्य है, ये भी गलत है। यह एक और बजटिंग नवोन्मेष है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन जो बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ए हम बी और डी को ऑप्शन में ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्न में से कौन सी बाधाएं हैं? तो जो बाधाएं आती हैं वो होगी सरकारी नौकरी की सख्त और अनम्य अभिवृत्ति, और इसके अलावा कानून और नियमों का अप्रभावी क्रियान्वय। फिर इसके बाद सी देखते हैं, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता, ये नहीं होगा। युवक के लिए नौकरी के अवसर का अभाव। तो हमारा ऑप्शन जो बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और बी हम इसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं NTA UGC नेट का पेपर 1 का सॉल्व पेपर नंबर 1 जो सबके लिए आता है उसको मैंने 2010 से ही आपको सॉल्व कराया है। इसमें कंप्लीट पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ से आप कंप्लीट पेपर्स की स्टडी कर सकते हैं। हर सैटरडे को एक ना एक मैं पेपर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको हिस्ट्री के ओल्ड पेपर चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ये मैंने डिवाइड करके पेपर्स अपलोड किए हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसमें आपको हिस्ट्री के ओल्ड पेपर नेट के जो NTA UGC नेट कराता है उनके पेपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्रैक्टिस सेट A और B के नाम से यहाँ पे अपलोड है, वो आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये हिस्ट्री बेस्ड है, जो लोग हिस्ट्री से हैं वो यहाँ से काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ सब नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।